अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में दिल्ली शाहीन बाग देख चुकी है, दंगे की आग में झुलस चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली और देश में यही सब होता देखना चाहते हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने पहले सीएए को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब आम आदमी पार्टी लोगों को दंगे का डर दिखाने लगी। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि देश में सौहार्द बिगाड़ने और दंगे होने का डर है। उन्होंने केजरीवाल की उस बात को भी दोहराया जिसमें उन्होंने चोरियां और रेप बढ़ने की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से लाकर लोगों को बसाया जाएगा, हमारे देश में उनको कहां बसाया जाएगा। आप खुद ही सोचिए, आपके घर के सामने झुग्गी में एक पाकिस्तानी हो तो आपकी बेटी और आप सुरक्षित महसूस करेंगे। असल में आम आदमी पार्टी ही नहीं, ममता बनर्जी और कांग्रेस को सीएए को लेकर इस बात से दिक्कत है। इसमें मुसलमानों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं, तो इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। पहले तो यह कि देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हुआ। देश के बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान में दंगे हुए तो इसी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि आप जहां हैं वहीं रहिए, हम कुछ इंतजाम करते हैं। लेकिन इस बात को 70 साल बीत गए और अब जब वही काम किया जा रहा है तो विपक्ष को दिक्कत होने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि हमारा भारत 3 हिस्सों में बंट गया और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो, उनकी मां बहन बेटियों का उत्पीड़न हो, तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन लोगों को शरण दें। अमित शाह ने कहा कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्म का तो मूल भारत में ही है, इसलिए उनके पीड़ितों को भारत लाना समझ में आता है। लेकिन ईसाई, पारसी भी तो विदेशी मूल के हैं, फिर उन्हें क्यों लाया जा रहा है? इस पर अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम आबादी के लिए वो हिस्सा बना था। अखंड भारत का जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई, उन्हें शरण देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज 3% हैं। कहाँ गए ये लोग? इन लोगों का तो सताया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। मैं बांग्लादेश की ही बात करूं तो 1951 में हिंदुओं की संख्या 22% थी, 2011 में यह आंकड़ा 10% रह गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में 1992 में 2 लाख सिख और हिंदू थे, आज 500 ही बचे हैं। क्या इन लोगों को अपनी आस्था से जीने का हक नहीं? भारत जब एक था तो ये हमारे भी भाई बहन ही हैं। अमित शाह ने कहा कि मुस्लिमों के लिए भी भारत में नागरिकता का अलग से प्रावधान है। ये एक्ट तो उन लोगों के लिए है जो पीड़ित होकर आए हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है उनके बारे में भी विचार किया जाएगा। हिंदू शरणार्थियों को अधिकार देने पर अरविंद केजरीवाल के सवाल उठाने को लेकर भी अमित शाह खुलकर बोले। बांग्लादेश, रोहिंग्या क्यों चुप हैं? ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इन्हें दिल्ली के चुनाव की परवाह है। लोकसभा के चुनाव होने और इस वजह से सब कुछ जानबूझकर केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस से लेकर कम्युनिस्ट तक सीएए को लागू किए जाने से परेशान है और उनकी कोशिश है कि इस विवाद को हवा दी जाए ताकि कानून व्यवस्था की हालत बिगड़े। लोकसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के खजाने पर ताला लगा दिया तो अब ईडी ने ममता बनर्जी को करोड़ों की चपत लगा दी। ईडी ने टीएमसी के 10 करोड़ 29 लाख मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जब्त कर लिए। ईडी की इस कार्रवाई से टीएमसी में खलबली मच गई। असल में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व राज्यसभा सदस्य केडी सिंह की अध्यक्षता वाले अल्केमिस्ट ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में टीएमसी के 10 करोड़ 29 लाख रुपए जब्त किए हैं। जांच एजेंसी द्वारा ये जब्त डिमांड ड्राफ्ट के जरिए की गई। ईडी निवेश कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। एजेंसी का आरोप है कि अल्केमिस्ट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुकुल रॉय, मुनमुन सेन, नुसरत जहां जैसे अन्य अपने स्टार प्रचारकों के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर मुहैया कराए। इसके लिए पार्टी ने कंपनी को 10 करोड़ 29 लाख रुपए का भुगतान किया था। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने कहा कि ईडी दिल्ली जोनल कार्यालय ने अल्केमिस्ट ग्रुप और अन्य द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच के दौरान डिमांड ड्राफ्ट के रूप में टीएमसी के 10 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। ईडी ने एक बयान में कहा कि अल्केमिस्ट समूह का नेतृत्व पूर्व राज्यसभा सदस्य केडी सिंह कर रहे हैं। सिंह को वित्तीय अपराध जांच एजेंसी ने जनवरी 2021 में गिरफ्तार किया था। इससे पहले 28 फरवरी को ईडी ने अल्केमिस्ट मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री अरूप विश्वास को तलब किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक उस मामले में करीब 1900 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। अरूप को तृणमूल कोषाध्यक्ष के रूप में बुलाया गया। उन्हें तृणमूल खाता विवरण सत्यापित करने के लिए बुलाया गया था। सूत्रों का दावा है कि अरूप से 2014 के चुनाव अभियोजन के दौरान वित्तीय लेन देन के बारे में पूछा जा सकता है। पेशी के लिए राज्य मंत्री ने ईडी से समय मांगा है। ईडी के एक सूत्र ने दावा किया कि उनके आवेदन पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस सिलसिले में तृणमूल ने बीजेपी की आलोचना की थी। उस वक्त तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने सवाल उठाया था कि उस मामले में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को क्यों नहीं पकड़ा जाना चाहिए।
इससे पहले पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर उत्तर के विधायक मुकुल को ईडी ने दिल्ली तलब किया था, लेकिन शारीरिक कारणों से वे दिल्ली नहीं जा सके। परिवार के अनुरोध के बाद ईडी के अधिकारी मुकुल रॉय के कांचरापाड़ा स्थित घर गए और उनसे पूछताछ की। इस बात का अंदाजा सबको था कि कोर्ट से पेश होने का वादा करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अदालत में हाजिर नहीं होंगे और इससे बचने का कोई नया रास्ता तलाश लेंगे, और हुआ भी वही। अरविंद केजरीवाल निचली अदालत के समन के खिलाफ सेशन कोर्ट चले गए और कोर्ट के समन पर रोक लगाने की मांग कर डाली। केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर रोक नहीं लगा सकते तो सिर्फ एक दिन यानी 16 मार्च तक की मोहलत दे दीजिए। सवाल यह है कि केजरीवाल 16 मार्च को क्यों नहीं हाजिर होना चाहते। जाहिर है इसके पीछे भी केजरीवाल की कोई खास प्लानिंग होगी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी। मतलब कि निचली अदालत में हाजिर होने से केजरीवाल बच नहीं सकते। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता पेश हुए। उन्होंने कहा कि 2 रिवीजन याचिका है। वकील ने कहा कि शनिवार 16 मार्च को केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया गया है। इस कोर्ट से उन्हें पेशी से छूट देने की गुहार है, और केजरीवाल के वकील ने कहा कि समन को दरकिनार करने के मामले में अधिकतम सजा 1 महीने की है। इसके बाद जब कोर्ट ने ईडी से इस पर अपना पक्ष रखने को कहा तो केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय मांगा है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि जब तक अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है, निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाई जाए। रमेश गुप्ता ने कहा कि इस मामले में समन की अवहेलना पर जो सजा हो सकती है वो अधिकतम 1 महीने की है। हम सिर्फ शनिवार को पेशी से छूट मांग कर रहे हैं। कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बहुत पहले ही पहली शिकायत पर कोर्ट ने 16 मार्च की तारीख तय कर दी। जब भी कोर्ट कोई तारीख तय करता है तो केजरीवाल अपना कार्यक्रम उसी तारीख पर बना लेते हैं ताकि पेशी से बच जाएं। एसवी राजू के इन आरोपों पर तुरंत केजरीवाल के वकील ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सिर्फ 2 व्यक्ति ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं, एक संबंधित अधिकारी या उसका वरिष्ठ अधिकारी। हर अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करा सकता। केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये ईडी का पब्लिसिटी स्टंट है। केजरीवाल यहां आएंगे और जमानत लेंगे, ये एक जमानती अपराध है। केंद्र सरकार के वकील ASG राजू ने कहा कि ऐसे आरोप न लगाएं, हम प्रचार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा, क्या मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने तुच्छ आवेदन दायर किए हैं। ईडी के सामने पेश होने के पहले केजरीवाल कोई ना कोई प्रोग्राम तय कर लेते हैं और अब वे कह रहे हैं कि समन पर पेश नहीं होने के लिए मैं तुच्छ आवेदन दाखिल करता हूं। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि क्या एक CM के रूप में मैंने तुच्छ आवेदन दायर किए हैं। ईडी ने उसके समन को नज़रअंदाज करने पर निचली अदालत का रुख किया था, जिसके बाद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया गया। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के आदेशों के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया, जिन्होंने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष 2 शिकायतें दायर कर मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नज़रअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। ईडी ने कहा कि नई शिकायत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का समन नहीं करने के संबंध में है। इससे पहले ईडी ने अब खत्म हो चुके दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पहले 3 समन पर अमल नहीं करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में अर्जी दायर कर उन पर मुकदमा चलाने की मांग की थी। ACMM मल्होत्रा की अदालत ने मामले को अन्य शिकायत के साथ 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल अब तक एजेंसी द्वारा जारी किए गए 8 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। CAA के खिलाफ अफवाह फैलाना अरविंद केजरीवाल को महंगा पड़ता दिख रहा है। CAA को लेकर भ्रामक बातें करने के बाद एक तरफ बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया तो दूसरी तरफ भारत की नागरिकता हासिल करने का इंतजार कर रहे हिंदू और सिख शरणार्थियों ने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर
धावा बोल दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। केजरीवाल का कहना था कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के कारण दिल्ली के अंदर चोरी, रेप और अपराध की घटनाएं बढ़ेंगी। उनके बयान के बाद हिंदू शरणार्थी भड़क गए। हिंदू शरणार्थियों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। सीधे सीधे शरणार्थियों को चोर और बलात्कारी कहने को लेकर बीजेपी ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा और पूछा कि अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को लेकर केजरीवाल अपने विचार क्यों सामने नहीं रखते। ये तथ्य है कि दिल्ली में गुपचुप तरीके से अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है और पिछले दरवाजे से आम आदमी पार्टी इनकी मदद कर रही है। लेकिन केजरीवाल को दिक्कत इससे नहीं, जान बचाकर पाकिस्तान से भाग कर आए हिंदू और सिख शरणार्थियों से है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में करीब 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। वे भारत में घुस आएंगे सारे गरीब, उन्हें रोजगार कौन देगा, वे रहेंगे कहां। हालांकि केजरीवाल की ये सारी बातें तथ्यहीन हैं। हकीकत ये है कि सीएए के तहत देश की नागरिकता सिर्फ उन्हें प्रदान की जाएगी जो 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं, ना कि कोई पाकिस्तान से बैठकर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करेगा। लेकिन केजरीवाल ने इस तथ्य को दबाकर अपने हिसाब से पूरा रायता बिखेर दिया। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद हिंदू शरणार्थियों में काफ़ी गुस्सा है। हिंदू शरणार्थियों का कहना है कि केजरीवाल का बयान गलत है, उन्होंने जो कहा वो गलत है, उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। केजरीवाल ने कहा कि सीएए के साथ भाजपा सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों के भारत आने के गेट खोल दिए हैं। 47 के बाद बड़ा माइग्रेशन होगा, कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, दिल्ली में चोरी और रेप, डकैती जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी। सीएए लागू होने के बाद अगर पड़ोसी देशों में 1.5 करोड़ अल्पसंख्यक भी भारत आ गए तो स्थिति खतरनाक हो जाएगी। केजरीवाल ने दावा किया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में 3.5 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार हमारे लोगों का पैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गरीब प्रवासियों को यहां घर और नौकरियां देकर बसाने में खर्च करना चाहती है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होने वाला है क्योंकि सीएए की वजह से पड़ोसी देशों से भारत आकर बसने वाले गरीब अल्पसंख्यक उनके वोट बैंक बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कानून रद्द नहीं किया जाता तो चुनाव में भाजपा के खिलाफ जनता वोट करेगी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच फंसी कांग्रेस अब तक महाराष्ट्र में सीटों की गुत्थी नहीं सुलझा पाई। वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं का धैर्य जवाब देने लगा है। इस वजह से एक के बाद एक पार्टी का नेता पार्टी छोड़कर नया ठिकाना ढूंढ रहा है। मिलिंद देवड़ा से लेकर अशोक चौहान तक सभी ने इसी वजह से पार्टी छोड़ी और इन सब में एक और नया नाम संजय निरुपम का जुड़ने वाला है। वजह यह कि संजय निरुपम जिस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उस सीट पर उद्धव ठाकरे की दावेदारी है और बड़ी बात यह कि संजय निरुपम और उद्धव ठाकरे के बीच पुरानी अदावत भी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे संजय निरुपम के लिए कोई मौका नहीं छोड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस से निराश होकर संजय निरुपम बीजेपी में अपने लिए जगह तलाशने लगे और सीधे अशोक चौहान से जा मिलने पहुंचे। अशोक चौहान से संजय निरुपम की मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज हो गईं। संजय निरुपम मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि शिवसेना उद्धव गुट ने यहां से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अगर कीर्तिकर के नाम पर गठबंधन की ओर से मुहर लगी तो संजय निरुपम भी क्या अशोक चौहान या मिलिंद देवड़ा की तरह पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने वाले अशोक चौहान ने इस मुलाकात के बारे में कहा, निरुपम मेरे पुराने साथी हैं, कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने संजय निरुपम पर निशाना साधते हुए कहा कि निरुपम का लोकसभा सांसद बनने का सपना ही रहेगा, वो चाहें तो बीजेपी से लड़ सकते हैं। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने इस मुलाकात पर कहा कि जिसे जाना है जाए। माना जा रहा है कि एनडीए और एमवीए दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे की पहेली जल्द सुलझाने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की मुंबई में 17 मार्च को होने वाली रैली के बाद एमवीए की सीट बंटवारे पर मुहर लगेगी। सूत्रों की माने तो एमवीए गठबंधन के बीच 8 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर अभी तक बात नहीं बन सकी। महायुति गठबंधन के बीच 80 सीटों पर बातचीत पूरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को 4 सीटें देना तय किया है, लेकिन एनसीपी कम से कम 7 सीट चाहती है। एनसीपी को मिलने वाली सीटें बारामती, शिरूर, रायगढ़ पर भरी हैं, जबकि वो सतारा, गढ़चिरौली और धाराशिव सीट पर भी दावा चाह रही है। सीएम एकनाथ शिंदे कम से कम 13 सीटें चाहते हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र बीजेपी 30 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है।